हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं मुकेश सहारन, जनरल साइंस, और उसी में हमारा टॉपिक पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र में हमने बेसिक पढ़ा था कि पाचन तंत्र क्या होता है, आहार नाल का क्या क्या ऑर्डर यानी क्रम होता है। उस ऑर्डर के अंदर हमने पाचन तंत्र में मुख गुहा पे बातें की और उसके बाद में ग्रसनी सिस्टम स्टार्ट। ध्यान दीजिए, टॉपिक का नाम चल रहा था पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। और पाचन तंत्र में हमने छोटी छोटी बातें कर ली थी। एक तो मुख पे कि माउथ क्या होता है, और उसके बाद में मुख गुहा पे। माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी, मुख और मुख गुहा। माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी, इस पे हमने बेसिक बातें की थी कि मुख क्या होता है, मुख गुहा क्या होती है, इस पे हमने बातें की। मुख गुहा के बाद का भाग कहलाता है ग्रसनी। क्या कहलाएगा? ग्रसनी यानी फेरिंग्स। मुख गुहा और नासा गुहा का जो कॉमन भाग होता है वही क्या कहलाता है? ग्रसनी यानी फेरिंग्स कहलाता है। पहले स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए। ये माउथ यानी मुख, ये मुख गुहा होती है जिसमें दांत लगे होते हैं, जीभ होती है, तालू होती है। ये होती है नासा छीदर। ये जो पार्ट होता है पूरा कॉमन, ये कहलाता है नासा गुहाएं नेजल कैविटी। क्या कहलाएगी? नासा गुहाएं नेजल कैविटी। ये पूरा का पूरा जो भाग होगा ये कहलाएगा मुख गुहा। क्या कहलाएगा? मुख गुहा, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी, मुख गुहा कहलाती है। जहां पर नासा गुहाएं और मुख गुहा कॉमन जिस भाग में खुलती है वो क्या कहलाती है? ग्रसनी कहलाती है। एक कॉमन भाग क्या कहलाएगा? ग्रसनी। जहां पर नासा गुहाएं और मुख गुहाएं कॉमन जिस भाग में खुलती है वो क्या कहलाएगी? नासा, वहाँ ग्रसनी पार्ट होता है। इधर से नासा गुहाएं आके खुलेगी, इधर से मुख गुहा खुलेगा। जिस कॉमन पार्ट के अंदर मिलते हैं वो क्या कहलाती है? ग्रसनी यानी फेरिंग्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ग्रसनी यानी फेरिंग्स। ग्रसनी के अंदर जो भोजन होगा वो भोजन सॉलिड कण, यहाँ से ये सॉलिड कण भोजन के, ये सॉलिड कण इस तरीके से जाएंगे आगे ग्रास नाल में। किस में जाएंगे? जो वायु होती है वो नासा गुहाओं से किस में आएगी? श्वास नाल में। ये वायु है, ये ठोस कण है। लिक्विड या ठोस कण तो किस में जाएंगे? ग्रास नाल के अंदर। किस में? ग्रास नाल, फूड पाइप, एयर पाइप। आगे की तरफ होती है श्वास नाल। कौन सी? श्वास नाल, एयर पाइप, विंड पाइप। मुख के बाद में भोजन कहाँ जाएगा? ग्रास नाल में। नासा गुहाओं के बाद जो वायु होती है वो कहाँ जाएगी? एयर, गैसें कहाँ जाएगी? श्वास नाल में। हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा भाग है जहां मुख गुहा और नासा गुहाएं या श्वास नाल या ग्रास नाल एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती है, हमें गुणा की आकृति में दिखाई देती है, मल्टीपल संकेत सिंबल के रूप में दिखाई देती है। इंग्लिश के वाइट टाइप में, यानी ये एक दूसरे को क्या करती है? काटती हुई दिखाई देती है, गुणा की आकृति बनाती है, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई दिखाई देती है। वो कौन सा पार्ट होता है? ग्रसनी होगा, फेरिंग्स होगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि आहार नाल का वह कौन सा भाग होता है जिसके अंदर मुख गुहा और नासा गुहा एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो वही पार्ट क्या कहलाएगा? ग्रसनी कहलाएगा। क्या? ग्रसनी के बाद का भाग होता है ग्रास नाल। ग्रसनी के बाद में क्या होगा? ग्रास नाल, फूड पाइप, ईसोफेगस। यहाँ से ये श्वास नाल आगे जाके लंग्स में बढ़ जाती है, लेकिन ग्रास नाल आगे तक चलती है। ये ग्रास नाल ऐसी
ग्रास नाल पे बात ध्यान देना, ग्रास नाल की लंबाई, ग्रास नाल की लंबाई अगर हमसे पूछा जाए तो ये लगभग 25 से 26 सेंटीमीटर होती है, 25 से 26 सेंटीमीटर। श्वसन तंत्र में श्वास नाल की लंबाई पढ़ी हमने। श्वास नाल यहाँ कंठ से स्टार्ट होती है, कहाँ से? ये जो कंठ है यहाँ से, और यहाँ तक चलती है लंग्स तक। यहाँ आके ये लंग्स में डिवाइड हो जाएगी, फैल जाएगी। तो ये यहाँ से जो श्वास नाल की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, लेकिन ग्रास नाल यहाँ से स्टार्ट होती है और आमाशय तक जाती है। कहाँ तक जाएगी? एब्डोमेन, आमाशय तक। इतनी लंबी होती है। इस कारण से इसकी लेंथ कितनी होगी? 25 से 26 सेंटीमीटर लंबी होती है। ध्यान देना, ग्रास नाल की लंबाई कितनी? 25 से 26 है। इसी ग्रास नाल के साथ श्लेष्मा झिल्ली लगी होती है। क्या लगी होती है? श्लेष्मा की झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली उपस्थित होती है इसी के साथ। इस श्लेष्मा झिल्ली जो उपस्थित है, इस श्लेष्मा झिल्ली से श्लेष्मा का सीक्रेशन किया जाता है। इसका श्लेष्मा का क्या किया जाता है? स्त्राव सीक्रेशन। और श्लेष्मा जो चिकना पदार्थ है, इसी श्लेष्मा के कारण से भोजन ग्रास नाल में अटकता नहीं है, ग्रास नाल में अटकता नहीं है, यानी यहाँ रुकेगा नहीं, अटकता नहीं है, क्योंकि ये क्या बनाती है? उस भोजन को चिकना बना देती है। जो भोजन आ रहा है उसको श्लेष्मा मिलाई जाएगी इसके साथ, और श्लेष्मा मिलकर ये भोजन कैसा हो जाएगा? चिकना, और इस भोजन को आगे भेज दिया जाता है। तो ग्रास नाल में सामान्यतः भोजन रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि इसके साथ क्या पाई जाती है? श्लेष्मा झिल्ली, जो श्लेष्मा का सीक्रेशन स्त्राव करेगी। इसी श्लेष्मा के कारण से भोजन कैसा होगा? चिकना बनेगा, और वो आगे आमाशय में चला जाता है। ग्रास नाल के अंदर सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इसका लेंथ कितनी होती है? 25 से 26 सेंटीमीटर। कार्य क्या होता है? मुख गुहा के बाद में जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी से भोजन को आमाशय में भेजने के लिए ये सिर्फ ट्रांसफर का काम करती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है, स्थानांतरण का काम करती है। जो भोजन था मुख गुहा के बाद में ग्रसनी, उसी को कहाँ भेज दिया इसने? आगे आमाशय के अंदर। किसमें? आमाशय। तो इसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं होती। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आमाशय, स्टोमक, एब्डोमेन। तो आप एक बार से फिर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी सगे साथियों के साथ इसे शेयर कर दें, तथा संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी स्टडी को सुचारू रूप से बनाए रखें। ग्रास नाल के बाद का जो भाग होता है वो कहलाता है आमाशय। ग्रास नाल के बाद का भाग क्या कहलाएगा? आमाशय। ध्यान देना, स्टार्ट करते हैं आमाशय पे। इसी आमाशय को कहा जाता है एब्डोमेन, उदर, पेट, स्टोमक। क्या कहा जाता है? स्टोमक, एब्डोमेन, आमाशय, उदर, पेट। आमाशय होता क्या है? तो क्या कहेंगे? आहार नाल का, जो इंटेस्टाइनल कैनाल पढ़ रहे हैं, आहार नाल का सबसे अधिक फूला भाग, सबसे अधिक फूला हुआ भाग, फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? हमेशा आमाशय। जो आहार नाल है उसका सबसे जो फूला हुआ भाग है, एक मटकी नुमा रूप में, वही क्या कहलाती है? आमाशय। आमाशय की अगर हमसे आकृति पूछी जाए, आमाशय की आकृति, तो आमाशय की आकृति होती है जे टाइप। कैसी होती है? इंग्लिश की जे टाइप होगी। कैसे? जे टाइप आमाशय की आकृति होती है। ये थी ग्रास नाल। ग्रास नाल आगे आके एक इस तरीके से फूली हुई संरचना में बदल जाती है, और ये फूली हुई संरचना क्या कहलाएगी? आमाशय। क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा फूला हुआ भाग आमाशय। आमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। सबसे जो ऊपर का भाग होता है ये कहलाएगा फंडस। सबसे ऊपर का भाग क्या कहलाएगा? फंडस।
आमाशय के अंदर 3 भागों में, 3 पार्ट में या 3 लॉब्स में बंटा होता है। सबसे जो ऊपर का भाग होगा वो क्या कहलाएगा? फंडस। मध्य का भाग होता है ये मिडल काय, मध्य काय कहलाती है। मिडल बॉडी मध्य काय कहलाएगी। लास्ट जो होता है वो पाइलोरिक या निर्गम क्षेत्र होता है। निर्गम क्षेत्र, पाइलोरिक पार्ट या निर्गम क्षेत्र। तो आमाशय के 3 भाग होते हैं, फंडस, मध्य काय, पाइलोरिक या निर्गम क्षेत्र। आपने ये 3 भाग ध्यान रखने, 3 भाग से इंपॉर्टेंट इसमें। इसी आमाशय के अंदर पाई जाती है आमाशयी ग्रंथि। आमाशय में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी? जठर ग्रंथि। पेप्टिक ग्लैंड या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। इसमें आमाशयी ग्रंथि, जठर ग्रंथि पाई जाती है। इन्हीं जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस, पेप्टिक जूस या गैस्ट्रिक जूस। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। इस जठर रस की पीएच अगर हमसे पूछी जाए, पीएच 1 से 2 यानी प्रबल अम्लीय होता है। जो आमाशय की दीवारें होती है यहीं पे पाई जाती है जठर ग्रंथियां, आमाशयी ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड या पेप्टिक ग्लैंड, जिनसे पेप्टिक जूस निकलता है। इस पेप्टिक जूस की पीएच कितनी होती है? 1 to 2, 1 से 2 पीएच होती है। नॉर्मल ये 1 से 2 पीएच होती है। इसी जठर रस के अंदर होता है HCl। क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक प्रबल एसिड होता है, दाहक होता है, जलाने वाला। HCl। फिर ध्यान देना, आमाशय से जो जठर रस निकलता है उस जठर रस के अंदर कौन सा एसिड होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक प्रबल एसिड होता है। इस HCl की पीएच कितनी होती है? 1 से 2। इसी कारण से जठर रस की पीएच भी कितनी हुई? 1 से 2। तो इतना हाईली एसिडिक है ये जठर रस। अगर हम HCl को हमारी स्किन पे डाल दें तो स्किन को जला देती है, दाहक होती है। लेकिन फिर भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जठर रस के अंदर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी पीएच 1 से 2 होती है, यानी प्रबल एसिडिक है। ये हमारी स्किन को जला सकती है, दाहक होती है। तो फिर आमाशय के अंदर जो जठर रस बना, यहीं पे ग्रंथि, इनसे क्या निकला? जठर रस। जो जठर रस है इसकी पीएच 1 से 2 है, यानी इसमें HCl है। फिर इस आमाशय की जो दीवारें होती है, वाल होती है, इनको नुकसान क्यों नहीं करता? इस जठर रस का ध्यान देना, आमाशय की दीवारों पर, आमाशय की जो दीवार है, दीवारों पर सामान्य कोई प्रभाव नहीं होता। सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं होता। सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं होगा इस पे। नॉर्मली कोई इस पे इफेक्ट नहीं होता। इतना ज़्यादा एसिडिक है, फिर भी इसकी आमाशय की दीवारों पे कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है कि अगर इसी एसिड को निकाल के हमारी स्किन पे डाल दें तो स्किन को दाहक होता है, जला सकता है। लेकिन फिर अंदर आमाशय के अंदर ही बनता है, आमाशय की दीवारों को क्यों नुकसान नहीं करता? उनको क्यों नहीं नुकसान होता? तो ध्यान देना, आमाशय की दीवारों के साथ एक श्लेष्मा की परत पाई जाती है जी। श्लेष्मा की क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है, जो सुरक्षात्मक आवरण का काम करती है। किसकी परत पाई जाती है? श्लेष्मा की एक परत पाई जाती है। इसी आमाशय के अंदर यहाँ पर श्लेष्मा की क्या पाई जाएगी? एक परत, लेयर। इस श्लेष्मा की परत पर इस HCl का कोई इफेक्ट नहीं है। नॉर्मल इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, HCl इसको कोई प्रभावित नहीं करता। लेकिन ध्यान देना, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या तली हुई चीज़ें, तली हुई जो चीज़ें हम खाते हैं, खाने से इस HCl की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाने से HCl की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। और ये जो बढ़ी हुई HCl होती है, ये बढ़ी हुई HCl क्या करेगी? आमाशय में अल्सर या घाव करती है।
आमाशय में क्या करेगी, घाव। बढ़ी हुई HCl क्या करती है, आमाशय में क्या उत्पन्न करती है, घाव कर देती है। ये जो HCl की मात्रा बढ़ गई, इस बढ़ी हुई HCl ने इस आमाशय में क्या कर दिया, घाव, या जिसे अल्सर कहते हैं, घाव या क्या कर देते हैं, अल्सर। इसकी दीवारों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, जलन होती है। हम कहते हैं कि एसिडिटी बन गई। आज चाय ज़्यादा पी ली, आज कॉफ़ी ज़्यादा पी ली, या आज हमने कोई तली हुई पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस ज़्यादा ग्रहण कर लिए, तो उनसे एसिडिटी ज़्यादा बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि HCl की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा। और बड़ी हुई HCl ने इस आमाशय के अंदर क्या कर दिया, अल्सर, या जिसे कहते हैं कि आमाशय में क्या हो गया, घाव। आमाशय की दीवारें टूटेगी। अब आमाशय की दीवारें टूटती है, उनका ब्रेकडाउन होता है, सेल्स मरती हैं, तो जलन होती है, और हम कहते हैं कि एसिडिटी बन गई। इस बढ़ी हुई HCl की मात्रा को, एसिडिटी को कम करने के लिए हम बाहर से लेते हैं इनो। जो HCl की मात्रा अमाउंट यहाँ पे बढ़ चुकी है, इसको कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, इनो। इनो के अंदर क्या होता है, MgOH की होल ट्वाइस। इनो के अंदर होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH की होल ट्वाइस को क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का दूध। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम का दूध। इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की प्रकृति क्षारीय होती है। ये कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इसी कारण से जैसे इनो लेंगे, ये सारी इस एसिड के साथ मिलेगा और इसके प्रभाव को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, और एसिडिटी से हमें राहत मिल जाती है। तो ध्यान दीजिए, आमाशय, एब्डोमेन, उदर या पेट, आहार नाल का सबसे अधिक फूला हुआ भाग, ये इस तरीके से फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, आमाशय। आमाशय के अंदर जो अंदर की दीवार है, इसी दीवार में पाई जाती है जठर ग्रंथि, आमाशयिक ग्रंथियां। ये जो जठर ग्रंथि होती है, इससे जठर रस का स्त्रावण होता है, सीक्रेशन होता है। जठर रस की pH देखी जाए तो 1 से 2 होती है। हाईली एसिडिक यानी प्रबल अम्लीय। क्यों होता है हाईली एसिडिक? जठर रस की pH इतनी क्यों होती है? क्योंकि जठर रस के अंदर पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या पाया जाएगा उसके अंदर? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सामान्य कंडीशन के अंदर इस आमाशय की दीवारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। एक नॉर्मल मात्रा में अगर HCl बनता है तो कोई नुकसान नहीं, पाचन में हेल्प करता है। लेकिन अगर HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई HCl की मात्रा आमाशय के अंदर अल्सर या घाव कर देता है, जलन होती है। उसी को हम कहते हैं कि एसिडिटी बन गई। एसिडिटी को दूर करने के लिए हम लेते हैं इनो। इनो का कार्य क्या होता है कि जो एसिडिटी बनी है उसको दूर करना, उसको हटाना। इनो में होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का दूध, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय प्रकृति के कारण से इस एसिड को क्या करता है, ये हटा देता है। तो ये हमें ध्यान देना है। आमाशय की दीवारों पर इस सामान्यतः बढ़ी हुई HCl का कोई इफेक्ट, नॉर्मल कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आमाशय की दीवारों के अंदर ही एक प्रोटेक्टिव लेयर और पाई जाती है जो कि श्लेष्मा की बनी होती है, जिस पे नॉर्मल HCl का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर HCl बढ़ जाता है तो इसको इफेक्टेड करता है। इसी आमाशय से जो जठर रस निकला, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, पेप्टिक जूस, इस जठर रस के अंदर 2 एंजाइम होते हैं। 2 क्या पाए जाते हैं इसमें? एंजाइम। एक एंजाइम होगा पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इसी आमाशय के अंदर जो जठर रस
गैस्ट्रिक जूस या पेप्टिक जूस जो बना, उस गैस्ट्रिक जूस पेप्टिक जूस के अंदर दो प्रकार के एंजाइम, एक होता है पेप्सिनोजन जो कि अक्रिय होता है, अक्रियाशील, इनएक्टिव होता है, क्रियाशील नहीं होता। जो HCl होता है, इसी के अंदर जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो इस पेप्सिनोजन को बदल देता है पेप्सिन में। किस में बदल देगा? पेप्सिन में। और पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम होगा, सक्रिय एंजाइम होगा। जो अक्रियाशील था उसी को क्रियाशील या सक्रिय बनाने का काम किसने किया? HCl। ये पेप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन, भोज्य पदार्थ जो प्रोटीन है, उसी को ये पेप्सिन पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? पॉलीपेप्टाइड। यानी छोटे पदार्थों के अंदर जो प्रोटीन के बड़े कण हैं उनको छोटे में बदलने का काम किसका होता है? पेप्सिन पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देगा। दूसरा ध्यान देना, एक नंबर पे एंजाइम पेप्सिनोजन, दूसरा एंजाइम यहाँ पाया जाता है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन ये एंजाइम भी कैसा होता है? अक्रियाशील होता है। कैसा होता है? निष्क्रिय होता है, अक्रियाशील होता है। इस पे भी क्या आएगा? HCl। प्रोरेनिन को बदल देता है रेनिन में। किस में बदल देगा? रेनिन। प्रोरेनिन जो इनएक्टिव था, अक्रियाशील था, उसी को बदल दिया रेनिन में। और रेनिन कैसा होता है? एक एक्टिव होता है, एक सक्रिय होता है। एक्टिव यानी सक्रिय। अब इस रेनिन का क्या फंक्शन होता है वो ध्यान देना। ध्यान देना, रेनिन का काम क्या होता है? रेनिन बच्चों में, छोटे बच्चों की बात की, बच्चों में दूध में पाए जाने वाले, दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? कैसीन प्रोटीन का क्या करता है? पाचन। अगर हमसे पूछा जाए बच्चों में दूध का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो रेनिन। ये रेनिन क्या करता है? जो दूध का कैसीन होता है, इसी को ये रेनिन एंजाइम पेरा कैसीनेट में कन्वर्ट कर देता है। पेरा कैसीनेट में। ये कैसीन क्या है? दूध है, यानी दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन। इसी को रेनिन ने पेरा कैसीनेट में, और ये कैसा होता है? दही जैसा सब्सटेंस होता है। कैसा? दही जैसा। दूध से दही जैसा सब्सटेंस बनाने वाला एंजाइम कौन सा? रेनिन। एक्टिव कौन करता है? HCl। किस से किस रूप में बदलता है? प्रोरेनिन से किस में कन्वर्ट कर देगा? इसे रेनिन में। इंपॉर्टेंट है कैसीन प्रोटीन। पूछा जाएगा बच्चों के अंदर कैसीन प्रोटीन का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो कौन सा एंजाइम होगा? रेनिन। याद रखने के लिए कि जो रेंगते बच्चों में दूध का पाचन करता है वो ही रेनिन एंजाइम कहलाते हैं। रेंगते बच्चों में दूध का पाचन करने के लिए जो एंजाइम होता है वो रेनिन कहलाता है। क्या कहलाएगा? रेनिन। तो ये दूध में, इसी कैसीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन लिख रहा हूं कि ऊंटनी के दूध का, फीमेल कैमल, ऊंटनी के दूध का कभी भी दही नहीं बन सकता। दही नहीं बन सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि ऊंटनी के दूध का कभी भी दही नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? कारण क्या है? ऊंटनी के दूध में ऐसा क्या है कि उसके हम कभी भी दही नहीं बना सकते? तो ऊंटनी के दूध में ध्यान देना, ऊंटनी के दूध में कैसीन प्रोटीन एब्सेंट होता है। कौन सा? कैसीन प्रोटीन क्या होता है? एब्सेंट। कैसीन प्रोटीन एब्सेंट, अनुपस्थित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऊंटनी के दूध का कभी भी दही नहीं बना सकते हम। ऐसा क्या कारण है कि ऊंटनी के दूध में ऐसी क्या कमी है? तो ऊंटनी के दूध में किसकी कमी है? कैसीन प्रोटीन की कमी है। किसकी कमी है? कैसीन प्रोटीन की। इसी कारण से हम ऊंटनी के दूध का क्या नहीं बना सकते? दही नहीं बनाया जा सकता। अगर छोटे बच्चे, सामाजिक प्राणी हम,
अगर छोटे बच्चे हमारे इधर उधर देखा है समाज में, अगर वो स्तनपान करके, माता का स्तनपान करके दुग्ध ग्रहण करते हैं और 2, 4, 5, 10 मिनट बाद में अगर वो वॉमिटिंग करते हैं, वॉमिटिंग में दूध बाहर सीक्रेट करते निकालते हैं, तो हमें चिंतित होने की आवश्यकता है। हमें संज्ञान लेना होगा उन पे, हमें उनको डॉक्टर से चेकअप करवाना होगा। दूध ग्रहण किया, दूध ही बाहर निकाल दिया, मतलब उनके अंदर कैसीन प्रोटीन का पाचन है नहीं हो रहा। लेकिन बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो माता के स्तनपान करके दुग्ध ग्रहण करते हैं और वापस अगर दूध की बजाय दही जैसा सब्सटेंस बाहर निकालते हैं, तो हमें घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस बच्चे के अंदर कैसीन प्रोटीन को पाचन करने वाला रेनिन एंजाइम एक्टिव हो रखा है और वो कैसीन का यानी उस दूध का पाचन कर रहा है, पैरा कैसिनेट में बदल रहा है और वो उसके लिए क्या होगा, फायदेमंद। तो ये हमें ध्यान देना है कि जो जठर रस होता है, गैस्ट्रिक जूस या पेप्टिक जूस, उसमें 2 प्रकार के एंजाइम, एक कौन सा, पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव होता है, अक्रियाशील होता है, उसी को HCl किस में बदल देगा, पेप्सिन में। और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करने में आगे हेल्प करता है। ये प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड्स में, यानी प्रोटीन जो बड़े कण उनको छोटे कणों में बदलेगा। दूसरा प्रोरेनिन एंजाइम जो भी इनएक्टिव होता है, अक्रियाशील है, उसको HCl किस में बदल देगा, रेनिन में। और रेनिन एक एक्टिव एंजाइम है जो छोटे बच्चों के अंदर, जो दूध पीते बच्चे होते हैं, उनमें उसी दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन का क्या करेंगे, ये पाचन और कन्वर्ट कर देंगे पैरा कैसिनेट में। आमाशय में जो भोजन होता है, आमाशय में जो भोजन, ये भोजन लगभग 4 से 5 घंटे रुकता है। आमाशय में भोजन कितने टाइम रुकता है, 4 से 5 घंटे रुकेगा यहाँ। इसी आमाशय के अंदर जो भोजन, आमाशय में भोजन जो होता है, उस भोजन को काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुख गुहा में जो भोजन होता है, अर्ध ठोस जो निवाला होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे बोलस। कि मुख गुहा के अंदर जो अर्ध ठोस निवाला जो भोजन होता है, उसे क्या कहते हैं, बोलस। और बहुत ही आसान था याद करने के लिए कि जब हमारी मुख गुहा में भोजन होता है तो हम बोल नहीं सकते, इसलिए बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है, बोल। लेकिन आमाशय के अंदर जो भोजन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, काइम कहा जाता है। खुद ही नाम बता रहा है, आमाशय के अंदर मैं है, तो काइम में भी क्या है, मैं है। आमाशय का मैं काइम के मैं की याद दिलाएगा। किसकी याद दिलाएगा, काइम के मैं की याद। तो ये आमाशय, एब्डोमेन, उदर, पेट। नेक्स्ट क्लास में हम छोटी आंत पे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पाचन तंत्र का, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। क्या है छोटी आंत, कैसे उसमें भोजन का पाचन होगा, वो सब बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप एक बार फिर से, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।